नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और द लल्लन टॉप की जो यात्रा है इस समय गोरखपुर और आसपास के जनपदों में ट्रेवल कर रही है। महाराजगंज हो गया, कुशीनगर हो गया और तमाम जो इलाके हैं सिद्धार्थनगर, बस्ती का संत कबीर नगर। और महाराजगंज जब आते हैं तो नौतनवा का जिक्र होता है। नौतनवा यानी नेपाल से लगाए जो इलाका है भारत का। और नौतनवा के विधायक अमन मणि त्रिपाठी हमारे साथ हैं। अमन मणि 2017 में पहली बार लखनऊ विधानसभा पहुंचते हैं और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव प्रचार बहनें करती हैं। वो एक बड़ा टीवी पे और उसमें ख़बरों में ये भयानक चलता है कि दो बहनें मिलकर अपने भाई का चुनाव प्रचार कर रही हैं। ये एक बड़ा कैच रहता है और चुनाव जीत कर आप पहुंच जाते हैं लखनऊ। तो अमन मणि जी, बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और इस बातचीत को हम लोग करेंगे और कोशिश करेंगे कि सारे एस्पेक्ट्स पे हम आपका जवाब जान सकें, ठीक है, कि ताकि हमको ये ना कहा जाए कि हम ये बात पूछने से रह गए या ये ना कहा जाए कि अमन मणि जी इस बात का जवाब नहीं दे पाए। ठीक है, आप एक यंग पॉलिटिशियन हैं अमन मणि, और मुझे लगता है कि आप उतना कौशल बरत सकते होंगे अगर आप विधानसभा में हैं और दूसरे चुनाव के मुहाने पे हैं। सबसे पहला सवाल, नेतागिरी में कैसे आए? वो पढ़ाई लिखाई का हिसाब किताब, दून स्कूल में पढ़ाई हुई है, मुझे ये सब पता चला। नैनीताल, सेंट जोसेफ कॉलेज नैनीताल एंड डीपीएस नोएडा। डीपीएस नोएडा, नोएडा जी। अच्छा, यहाँ दोनों जगह से पढ़ाई हुई जी। फिर उसके बाद ये हमने क्या यहाँ से स्कूलिंग, ग्रेजुएशन के टाइम पे हमारी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स थी, पता ही है सबको क्या प्रॉब्लम्स थी। उसको देखते हुए हम आगे वापस गोरखपुर, तो हमने यहाँ से परस्यू किया बीए एंड एलएलबी यूनिवर्सिटी ऑफ गोरखपुर। डीडीयू से? डीडीयू जी। यहाँ से मैंने बीए एलएलबी किया फिर। मतलब वो पढ़ाई जो अधिकतर हर नेता करता है कि एलएलबी तो करे लेंगे। नहीं, एलएलबी, माय ग्रैंडफादर was LLB. He was a law graduate. My uncle, my चाचा, my father, everyone is law graduate. तो I wanted to, मतलब मुझे बहुत दिलचस्पी थी कानून जानने में। और हाँ, ये सही बात है कि कानून की जानकारी रखने में जो पॉलिटिकल करियर है उसमें हेल्प भी मिलती है। अब यहाँ पर ये बातचीत हो रही है, आपने बताया कि ग्रेजुएशन में क्या दिक्कत चल रही थी, तो मतलब हम दर्शक से क्यों भी कुछ भी अबूझ क्यों रहे दर्शक। अमन मणि जी पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे, अमर मणि त्रिपाठी जी के बेटे हैं। और एक केस था जिसको मधुमिता शुक्ला कांड कहते हैं, उसमें अमर मणि जी और उनकी पत्नी यानी आपकी माता जी मधुमणि जी, दोनों लोग इस समय जेल में हैं। ठीक है, तो घर आ गए आप और डीडीयू से बीएलएलबी की पढ़ाई वढ़ाई की। 2012 आता है, पहला चुनाव आपका, नई विधानसभा सीट निकलती है उसी समय नौतनवा। नई विधानसभा सीट नहीं, मतलब परिसीमन के बाद लक्ष्मीपुर थी पहले, लक्ष्मीपुर, जिसे पापा जी लड़ते थे। हमारे फादर की सीट, कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम लक्ष्मीपुर था। सीट एज इट इज़ है। कुछ 15-20 गांव फरेंदा में गए और फरेंदा के 15-20 गांव नौतनवा विधानसभा क्षेत्र में आए, तो उसका नाम लक्ष्मीपुर से बदल के नौतनवा कर दिया गया, क्योंकि तहसील का नाम भी नौतनवा है। जी, ठीक है। और उसके बाद 12 में आप पहला चुनाव? जी, 12 में मैं पहला इलेक्शन मैंने कंटेस्ट किया। मैं रनर अप था, मैं हार गया था विद द मार्जिन और 6000 वोट्स। अच्छा, 6000 वोट से? जी। अच्छा, और फिर 17 में मैंने कंटेस्ट किया। आई वॉज एसोसिएटेड विद समाजवादी पार्टी एट दैट टाइम। मैं जब 2012 में इलेक्शन लड़ा तो मेरे फादर खुद भी सपा से मिले थे, मुझे सपा ने टिकट दिया था। 2012 में मैं कंटेस्ट मैंने किया और मैं उसको आई लॉस्ट, आई वॉज द रनर अप। तो उसके बाद 2017 में कुछ समीकरण बदला, कुछ चीज़ें बदली और फिर हमको इंडिपेंडेंट कंटेस्ट करना पड़ा, तो हमने इंडिपेंडेंटली कंटेस्ट किया। अब जो बातचीत होने जा रही है अमन मणि जी, वो बातचीत इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि कहा जाता है कि वो बातचीत बतौर पॉलिटिकल एक्टिविस्ट वो आपका फ्यूचर भी तय करती है, कि उस बातचीत को लेकर आप बार बार खबरों में बने रहते हैं। इस वजह से मुझे लगता है वो बातचीत कर लेनी चाहिए और मेरी कोशिश होगी कि आपको, क्योंकि आपके घर का मुद्दा है वो, आप उससे बहुत डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, तो मेरी कोशिश है कि आपको असहज किए बिना भी आपका पक्ष सुना जाए। ठीक है, और आप उसमें उस पूरे मामले में आप एक अक्यूज भी हैं। तो साल 2000 बिल्कुल
मेरा मानना है पक्ष बिल्कुल सुना जाना चाहिए। मेरा कहना है कि पक्ष ही तो नहीं सुना जाता है। पक्ष सुना जाए, मेरी बात सुनी जाए, मेरी भी समस्याएं सुनी जाए, मेरी भी बात सुनी जाए। मुझे भी अपना पक्ष रखने का अधिकार है। मैं कह रहा हूं अगर दो पक्षों में झगड़ा हुआ है, आई एम बीइंग अ लीडर, आई एम बीइंग एमएलए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ नौतनवा विधानसभा, पीपल कम टू मी, वो मुझे बताते हैं कि देखिए भैया हमारा झगड़ा हो गया, इसने हमें मार दिया। लेकिन जब वो दूसरा आदमी आपके सामने आता है कि मार दिया या झगड़ा हुआ या क्या हुआ, और वो भी आता है एंड ही उसको ज़्यादा चोटें उससे लगी हैं, तब पता चलता है एग्जैक्टली बात क्या है। आप तो एक बात ये है, जो भी मीडिया ने दिखा दिया, लोगों ने उसको सच मान लिया, उसकी सत्यता क्या है ये तो किसी ने जानना नहीं चाहा। चलिए, तो अब उस पूरे मुद्दे पे आते हैं। साल 2013 अमन मणि जी प्रेम विवाह करते हैं सारा सिंह जी से। कहाँ मुलाकात हुई थी? पहले उस बारे में बात कर लें कि वो विवाह क्या था, वो सब क्या था, उसके बारे में बताएं अगर बता सकें आप। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हमें ये बताने में हमें किसी प्रकार का गुरेज नहीं है। आई मेट सारा इन लखनऊ। हमारा एक कॉमन फ्रेंड था। मैं पॉलिटिक्स में ही था और एसोसिएटेड विद समाजवादी पार्टी। हाँ, हो गया था एंड आई वाज एसोसिएटेड विद समाजवादी पार्टी। तो पार्टी के प्रोग्राम्स होते हैं, कुछ क्षेत्र का विकास होता है। देखिए आपको पता है राजधानी लखनऊ है, तो अगर क्षेत्र में विकास के लिए कुछ पैसा चाहिए या सरकार से कोई मदद चाहिए तो वो लखनऊ से ही होती है। तो लखनऊ आना जाना आज भी मेरा उतना ही रहता है, पहले भी उतना ही रहता था। तो मैं जाता था लखनऊ। तो मेरी एक कॉमन फ्रेंड के ज़रिए एक पार्टी में मुलाकात हुई। तो वी स्टार्टेड नोइंग ईच अदर, जैसे होता है जनरली। वी स्टार्टेड नोइंग ईच अदर, वी स्टार्टेड नोइंग अबाउट ईच अदर, वी स्टार्टेड लाइकिंग ईच अदर। ये बात थी। 13 में फिर आर्य समाज विधि से आप लोग विवाह करते हैं। फिर हम लोगों ने शादी की। पापा की मम्मी की मंजूरी थी शादी वादी में कि नहीं? मैंने बताई थी ये बात अपने परिवार को। अभी हाँ या ना का ऐसा कोई जवाब नहीं आया था। सारा वांटेड कि किसी तरीके का कमिटमेंट, तो आई डिड द कमिटमेंट एंड उसके बाद ये था कि ठीक है इसको और पब्लिक कर देंगे एंड सब चीज़। तो शी वाज विद मी। और आप लोगों ने फिर आर्य समाज विधि से विवाह किया, क्योंकि कहा जाता है अंतरजातीय विवाह थे। आप ब्राह्मण परिवार से आते थे, वो क्षत्रिय समुदाय से आती थी, और दोनों लोगों ने विवाह किया। और ये कहा जाता है कि दोनों ही लोगों के घर वाले इसके बहुत पक्ष में थे नहीं। ये इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें बिल्कुल सच्चाई नहीं है। देखिए गार्जियंस, पेरेंट्स, चाचा चाची, गार्जियन, माय मदर एंड फादर आर ऑलरेडी इन जेल। तो बहुत डिसीजन वो नहीं लेते हैं फैमिली को लेकर के। मैं चाचा चाची थे, मैंने उनसे बात की कि ये है, आई लाइक दिस गर्ल और आई थिंक वी शुड गेट मैरिड। तो देवर लाइक कि हाँ ठीक है और कर देंगे, हमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी एल्डर सिस्टर शी वाज देयर, शी सेड कि दे सेड कि उसकी भी शादी होनी है, हो जाने दो और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तुम्हारी भी शादी कर देंगे। ये बात थी। दूसरी बात की ये बार बार ये बात आती है कि सारा की फैमिली नहीं रेडी थी। सारा की फैमिली में उनके फादर नहीं थे, उनकी मदर हैं, एक बहन है, 2 भाई और हैं। मतलब वो 2 भाई 2 बहन थे। तो बड़ी बहन अलंकृता की तनुश्री? नहीं, तनुश्री। तनुश्री आपकी बड़ी बहन जी, अलंकृता छोटी बहन है जी। तो ऐसा नहीं है। ये तो जब इतना केस हो गया और सब चीज़ होने लगी तो ये बात आई निकल करके कि वो हम तो शादी के खिलाफ थे, हम तो शादी के पक्ष में नहीं थे। ये बात आज से पहले तो नहीं हुई थी। जिस केस की बात कर रहे हैं अमन मणि जी आप, साल 2015 होता है। फिरोज़ाबाद के पास एक कथित सड़क दुर्घटना में सारा जी की मौत होती है, और उसके बाद कुछ समय तक सब चीज़ें शांत रहती हैं। पता पोस्टमार्टम वगैरह भी हो जाता है, तमाम कानूनी मैं प्रक्रिया। एक बात इस पर ज़रूर कहना चाहूँगा आपसे कि शांत रहती हैं। जैसा आपने कहा कि कुछ समय तक वो बातें शांत रहती हैं। व्हेन यू कम टू माय फादर्स केस, उसमें भी आप देखें कुछ समय तक वो बातें शांत रहती हैं, किसी का नाम नहीं आ रहा होता है। एंड अचानक से एक दिन उनकी बहन टर्न अप होकर के कहती हैं कि मधुमनी त्रिपाठी ने मेरे बहन की हत्या की है, मधुमनी त्रिपाठी इज़ द कल्प्रिट एंड दिस एंड दैट। तो ये एक सुनियोजित तरीके से जो हमारे पॉलिटिकल राइवल्स हैं वो लगे रहते हैं परमानेंट। दे नो कि हमारा काम, पॉलिटिकल करियर अच्छा है, हमारा काम करने का तरीका बहुत अच्छा है। वी डू नॉट चीट एनीवन, वी आर प्योर बाय आवर हार्ट, और हम अच्छा काम करते हैं जनता के लिए, हम अच्छा काम करते हैं समाज के लिए। तो दे नो दे विल स्टैंड नो वेयर। अगर वो हमसे कम्पीट करेंगे तो वो एक बैक हैंड लेकर के ये चलते हैं कि इनको कहीं से किसी तरीके से फंसा दो।
ये अपनी उलझनों में उलझे रहें और जनता की सेवा ना कर पाएं। पिताजी के केस में तो पिताजी और माता जी के केस में तो ये भी तो हुआ था ना, अमनमणि की मधुमिता के बारे में ये बात आई कि वो गर्भवती थी, 7 महीने का गर्भ था और फॉरेंसिक जांच में गर्भ का मिलान हुआ तो वो अमरमणि जी का मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो बातें हैं ये केवल मीडिया में है। आप केस भी तो पढ़िए। You should also read the case. You should also get near about that fact also. उस अगर है तो आप हमें 500 पन्ने का जजमेंट है उनके सज़ा का, आप 500 पन्ने के जजमेंट में एक पन्ने में भी दिखा दीजिए इस बात का जिक्र हो तो। आप हाई कोर्ट के जजमेंट में दिखा दीजिए। मैं कह रहा हूँ कि कन्विक्शन है, हाई कोर्ट से भी कन्विक्शन है, लोअर कोर्ट से भी, लेकिन आप हमें दिखा दीजिए एक भी जगह ये लिखा हो कि अमरमणि त्रिपाठी का उनसे संबंध था। एक जगह भी लिखा हो कि शी वॉज प्रेग्नेंट ऑफ अमरमणि त्रिपाठी चाइल्ड। कहीं एक जगह दिखा दीजिए। यानी आप कन्विक्शन तो मान रहे हैं लेकिन कन्विक्शन को आप कंडेम भी कर रहे हैं, मतलब फिर इस बात को कहूँगा कि कन्विक्शन मान रहे हैं। कन्विक्शन 400 पन्ने का है जो लोअर कोर्ट का है। 400 पन्ने में लास्ट में ऑनरेबल कोर्ट ने लिखा है कि अमरमणि त्रिपाठी के पास के खिलाफ कोई भी साक्ष्य नहीं मिले जिससे ये साबित किया जा सके कि अमरमणि त्रिपाठी ने इस हत्या को किया है या करवाया है, लेकिन प्रिजम्पशन के आधार पे मैं अमरमणि त्रिपाठी को सज़ा करता हूँ, क्योंकि जज का ये विशेषाधिकार है कि अगर उसको पूरे ट्रायल के दौरान ऐसा लगता है कि प्रिज्यूम वो कर सकता है कि हाँ हो सकता है इसके पीछे अमरमणि त्रिपाठी रहे। अमरमणि त्रिपाठी क्या थे? एक मिनिस्टर थे। अमरमणि त्रिपाठी क्या थे? एक वेल नोन फिगर थे उत्तर प्रदेश में। तो अमरमणि त्रिपाठी कर सकते हैं। अमरमणि त्रिपाठी इज केपेबल ऑफ डूइंग दिस। आई कैनॉट सी एनीवन एल्स डूइंग, आई कैनॉट फाइंड कोई और दिखाई नहीं दे रहा है करते हुए, और अमरमणि त्रिपाठी के खिलाफ भी कोई सबूत नहीं है, तो मैं अमरमणि त्रिपाठी को सज़ा करता हूँ। मुझे ये लगता है कि हो सकता है अमरमणि ही इसमें शामिल हो। ये कुल जजमेंट है। चलिए, तो इसके आगे बढ़ा जाए तो ये बातचीत तो हो गई। 2015 में फिरोज, आप चीज़ें शांत रहने वाले पे हम इस केस पे आ गए थे। तो 2015 में फिरोज़ाबाद के पास कथित सड़क दुर्घटना में सारा सिंह जी की मौत होती है। कुछ समय तक शांत रहता है, फिर पता चलता है कि उस समय के गृह सचिव SK रघुवंशी जी थे। तत्कालीन गृह सचिव SK रघुवंशी जी को एक खबर मिलती है और तमाम कानूनी प्रक्रिया लगभग कगार पे होती है, तो उनको पता चलता है कि ऐसी घटना हुई है और सारा सिंह जी SK रघुवंशी की भांजी हैं, उनकी सगी भांजी थी। सारा की मदर और SK रघुवंशी साहब सगे भाई बहन हैं। और गृह सचिव की भांजी की मौत का मामला एक अलग तरीके से फिर खुलता है। और फिर हाँ, मैं ज़रूर मैं यहाँ पे बैकग्राउंड बता रहा हूँ, फिर आपकी सफाई भी सुनेंगे सर हम लोग इस पे। और उसके बाद पहला आरोप आता है कि रोड एक्सीडेंट हुआ, सारा सिंह जी की मौत हो गई और बाकी लोगों को मामूली सी खरोचें आती हैं। फिर पहली बार आप पर हत्या का आरोप लगता है। ठीक है, आपके ऊपर पहली बार हत्या का 18 दिन बाद घटना के आप पर हत्या का आरोप लगता है। मामला जाता है फिर CBI तक के पास चला जाता है। अभी भी मामले में CBI कोर्ट में सुनवाई चल रही है लगातार। अब बताइए सर। आपने कहा कि SK रघुवंशी जो उस समय के तत्कालीन गृह सचिव थे, और अमनमणि त्रिपाठी के ऊपर क्या आरोप है कि अमनमणि त्रिपाठी ने पोस्टमार्टम और पंचनामा मैनेज कर लिया। अमनमणि त्रिपाठी वहाँ पे वाहिद व्यक्ति थे, अकेले व्यक्ति थे जो खड़े थे। हमारे परिवार को भी ये सूचना नहीं थी अभी तक कि अमन का एक्सीडेंट हो गया है। ये सूचना सबसे पहले मेरा फ़ोन खो गया था मेरे पास हाथ में, मैंने जब देखा तो मुझे सारा का फ़ोन मिला, तो मैंने उनकी मदर को कॉल किया कि आंटी ऐसा है, एक्सीडेंट हो गया है। शी कॉल्ड हर ब्रदर, क्योंकि वो गृह सचिव थे, वही कुछ कर सकते थे। हम पोस्टमार्टम हाउस के बाहर खड़े थे। डॉक्टर पोस्टमार्टम हाउस में पहले तो हम हॉस्पिटल गए थे जहाँ पे डॉक्टर्स ने उन्हें डेड डिक्लेयर कर दिया, और वो सारा CMO भी वहीं पे मौजूद था। वहाँ पे और भी सारे बढ़िया डॉक्टर्स मौजूद थे। तो हमसे जो लोग पूछते थे, अच्छा आप दामाद हैं गृह सचिव साहब के, मुझसे किसी ने नहीं पूछा कि आप अमनमणि त्रिपाठी हैं। मुझसे सबने पूछा अच्छा आप दामाद हैं गृह सचिव साहब के। मैंने कहा जी साहब हम ही हैं। अच्छा ठीक है, तो साहब ये बात कहाँ से आई थी कि अमनमणि त्रिपाठी ने पोस्टमार्टम, अमनमणि त्रिपाठी कहाँ से उसमें पोस्टमार्टम मैनेज कर लेंगे या पंचनामा मैनेज कर लेंगे, जब खुद गृह सचिव लगे हुए हैं उसके पीछे। जितने अधिकारी वहाँ दौड़ रहे हैं वो गृह सचिव के नाते दौड़ रहे हैं, जितने अधिकारी मुझे जान रहे हैं वो गृह सचिव के नाते जान रहे हैं। तो मैं कौन होता हूँ पोस्टमार्टम मैनेज करने वाला, मैं कौन होता हूँ पंचनामा मैनेज करने वाला। ये हुआ कि सारा का दोबारा पोस्टमार्टम नहीं हुआ, सारा की डेड बॉडी मेरे कब्जे में तो थी नहीं कि मैंने उसका क्रिमेशन कर दिया। मैं बस तो इन जेल, मैं तो वहीं से ऑन द स्पॉट गिरफ्तारी मेरी हुई। एक मेरे ऊपर मुकदमा पेंडिंग था जिसमें अभी मुझे दोषमुक्त किया गया, उसमें मुझे पुलिस ने गिरफ्तार करके भेज दिया।
मैंने कोर्ट में दरखास्त दी कि साहब हमें अपनी वाइफ के क्रिमेशन में मौका दिया जाना चाहिए। हमें ये कह करके कोर्ट ने मना कर दिया कि 24 घंटे की जब तक जुडिशियल कस्टडी पूरी नहीं हो जाएगी पैरोल नहीं मिलेगी। ये आज भी मेरे पास उसका ऑर्डर रखा हुआ है कि हमारी पैरोल कैंसिल की गई। हमारे ऊपर आरोप लगता है कि हम क्रिमेशन में नहीं गए, हमारे ऊपर आरोप लगता है कि हमने पोस्टमार्टम मैनेज कर लिया। तो बॉडी आपके पास थी, आपने दोबारा पोस्टमार्टम करा लेना चाहिए था, दोबारा पोस्टमार्टम करा लेना चाहिए था, पैनल से करा लेना चाहिए था, जैसे मन चाहिए था वैसे करा लेना चाहिए था। आप खुद गृह सचिव थे, आपका एक फ़ोन काफ़ी था डीएम के लिए। बॉडी लखनऊ पहुंचती है सारा जी की, तो बॉडी की कंडीशन देखकर भी सवाल उठाए जाते थे। मैं तो पूछ रहा हूँ कि अगर किसी प्रकार का डाउट था तो आपको उसी दिन, उसी मिनट, उसी समय दोबारा पोस्टमार्टम करा लेना चाहिए था। बॉडी आपके पास थी, गृह सचिव आपके रिश्तेदार थे, आपके भाई थे, आपको बोल देना चाहिए था कि साहब मुझे इसमें ठीक नहीं लग रहा है। सीमा सिंह जी के बारे में, सारा सिंह जी की मम्मी के बारे में। जी, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है, मुझे लग रहा है कि ये कुछ फिशी है और इसके बारे में दोबारा पोस्टमार्टम हो जाना चाहिए। पोस्टमार्टम होकर छन के आ जाती बात कि क्या सत्यता है। आपके हिसाब से, अमन मणि जी के हिसाब से, क्या लाइन ऑफ इंसिडेंट था उस दिन का जिस दिन ये घटना हुई थी? ये तो मैंने बार बार सबको बताया कि आई वॉज ट्रैवलिंग, मैं गाड़ी चला रहा था। मैं जा रहा था लखनऊ से एक ट्रिप पर लेह और लद्दाख के। तो हमें यहाँ से जाना था दिल्ली, दिल्ली में स्टे करना था। वहाँ से जाना था पंजाब, एक हमारे फ्रेंड थे, उनके यहाँ कुछ फंक्शन था, वहाँ स्टे करना था। वहाँ से फिर वी हैड टू गो टू लेह एंड लद्दाख। तो गाड़ी मुझे चलानी थी कुछ पंजाब के आसपास तक। वहाँ से उन हमारे फ्रेंड जो थे जिनका फंक्शन था, उनकी गाड़ी थी, वो मुझे लेकर के हिल स्टेशन पे लेह लद्दाख में है और सारा और वो जो भी जाते जाते ये सीन था। फिर आई वॉज ड्राइविंग, हल्की हल्की बारिश हो रही थी। आई डू रिमेंबर इट वेरी वेल कि हल्की हल्की बारिश हो रही थी, मैं गाड़ी चला रहा था और एक लड़की ने मेरा रास्ता क्रॉस करने की कोशिश की। मैंने ब्रेक लिया, हल्का ब्रेक लिया। सारा मेरे बगल में बैठी थी, शी शाउटेड, मतलब एक आउट ऑफ मतलब पैनिक, शी शाउटेड। तो मैंने उसे देखा और रिफ्लेक्स एक्शन ये था कि मेरा ब्रेक पे पैर चला गया और जो वो इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई हो गए। लड़की को मैंने देखा कि वो आई, आकर के वापस जा रही है और मेरी गाड़ी अब मेरे कंट्रोल में नहीं है। मेरी स्टीयरिंग मैं किधर भी मोड़ूँ वो गाड़ी अपने हिसाब से सड़क पे लहरा रही थी। वो बाएं तरफ जाती है रोड के और धड़ाक से कुछ होता है, फिर मुझे ब्लैकआउट हो गया। फिर जब आई सॉ कि क्या हो रहा है तो मेरे बगल वाली सीट पे सारा नहीं थी। मैंने पीछे देखा तो पीछे वाला शीशा टूटा हुआ था, उसका बैग, हैंड बैग वहीं पे रखा हुआ था सीट पे, सीट के नीचे गिरा हुआ था। और मैंने देखने लगा गाड़ी में तो नहीं था। फिर मैंने अपने साइड का दरवाज़ा खोलना चाहा, नहीं खोला। आई जम्प्ड ऑन द अदर साइड, वहाँ मैंने खोला। जब मैं उतरा तो कीचड़ था बहुत ज़्यादा, पानी की वजह से सड़क के नीचे मेरे पैर धंसने लगे, वहाँ भी मुझे सारा नहीं दिखाई दी। फिर मैं गाड़ी के इधर से घूम के जब आया तो जो ड्राइवर सीट के नीचे, मुंह के बल, इतना पार्ट ऑफ द बॉडी गाड़ी के नीचे था। फिर मैंने गाड़ी उठाने की कोशिश की, अकेला आदमी नहीं उठा सकता है। लोकल्स ने हेल्प की, गाड़ी उठाई, मेरी हेल्प की, हम उठाए। कोई गाड़ी रुकी, वहाँ से नियरेस्ट हॉस्पिटल ले गए। वहाँ से उन्होंने मुझे एक ऑटो में कहा कि आप हॉस्पिटल लेके जाइए। वो नहीं आगे जाना चाहते थे मेरे साथ, कोई लोकल हेल्प ही थे, मैं पहचानता नहीं उनको। वो गाड़ी में बैठा के वहाँ गए जहाँ जिस हॉस्पिटल में हम लोग, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल फिरोजाबाद गए। दे सेड कि शी इज़ नो मोर। ये कितने बजे की घटना है ये? मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, दोपहर की घटना है जी। उजाला था उस। हाँ, दोपहर की, भरे दोपहर की घटना है। हमें 1 बज रहा होगा, 2 बज रहा होगा, इतना दोपहर था। इस पूरी बहस में एक चीज़ ये बार बार आती है ना अमन, कि सारा जी का और आपका संबंध कितना सही और गलत था, कितना अच्छा था, कितना तनावपूर्ण, कम तनावपूर्ण था। ये बात होती है, आपको भी पता है, हर जगह सवाल उठते हैं। और इन्हीं सब के बीच में एक चैट सारा जी का वायरल होता है। आई एम सॉरी, मुझे बार बार, मैं कैमरे पे भी कह रहा हूँ, मुझे बार बार अनकंफर्टेबल लग रहा है ये बोलना, लेकिन मुझे लग रहा है कि एक पत्रकार के तौर पर ये बातचीत हो रही है तो मुझे जवाब सुनने भी चाहिए, मुझे पूछना भी चाहिए। एक चैट वायरल होती है सारा जी की, शायद उनकी किसी सहेली के साथ, और कहा जाता है कि आप भले ही उनके पति हैं लेकिन आप उनके जीवन के साथ खेल रहे हैं, ये उस चैट में कहा जाता है। कितनी सच्चाई है और आप क्या कहेंगे इन सब चीज़ों पे? झगड़ा हस्बैंड वाइफ में अगर आपकी शादी हुई होगी तो आपका भी होता होगा, और ये झगड़े नॉर्मली चलते रहते हैं। कोई बात उनको हमारी पसंद नहीं आई, कोई बात हमको उनकी पसंद नहीं आई, तो हस्बैंड वाइफ हैं, कुछ तकरार लगी रहेगी। इन द मीनवाइल अगर किसी ने, फ्रेंड ने फ़ोन कर दिया तो शी वॉज एक्सप्रेसिव, शी टोल्ड कि भाई अच्छा क्यों नाराज़ है यार, क्यों तू अपसेट लग रही है। तो उसने बताया कि नहीं अमन से मेरा झगड़ा हुआ। अच्छा क्या कुछ झगड़ा, भाई फ्रेंड्स हैं, आपस में बात कर रहे हैं। तो
फ्रेंड्स हैं, हम किसी अपने फ्रेंड से क्या क्या शेयर करते हैं तो हमारे उसके ऊपर है। ऐसा कुछ नहीं था कि मैंने उसकी लाइफ ख़राब कर दी थी या मैं उसका फ़ायदा उठा रहा था या मैं मौका खोज रहा था किसी डाइवोर्स का, ना वो ही डाइवोर्स का मौका खोज रही थी। अगर हम लोग डाइवोर्स का मौका खोज रहे होते तो हम लेह और लद्दाख क्यों जाते? मैं कह रहा हूँ आपसे, झगड़ा होता है और झगड़ा होता है, कभी ज़्यादा होता है कभी कम होता है। तो ये कह देना मुँह से कि हाँ मैं डाइवोर्स चाहती हूँ तुमसे, ये तो बहुत सी लोगों की पत्नियां कहती हैं कि हमने तुमसे शादी करके अपनी ज़िंदगी ख़राब कर ली, प्रतिदिन कहती होंगी। सारा तो दूसरे तरीके से क्यों अब देखा जा रहा है? जो नॉर्मल हस्बैंड और वाइफ, आप किसी भी हस्बैंड और वाइफ से जाके पूछिए कि क्या तुम्हारी पत्नी ने कभी तुमसे नहीं कहा कि मैंने तुमसे शादी कर ली मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई? ये बड़ा सामान्य सा सवाल है, बड़ा सामान्य सी बात है जो जनरली लोग करते हैं। तो इसको मेरे एस्पेक्ट पे ले आकर के इतना मोड़ और तोड़ के क्यों देखा जा रहा है? जस्ट बिकॉज उनकी मदर ने कह दिया कि रिलेशंस अच्छे नहीं थे। रिलेशंस अच्छे नहीं थे तो उनकी मदर को पहले ये बात कंप्लेन करनी चाहिए थी, पहले कहीं रिटर्न में कहीं किसी जगह तो होनी चाहिए थी। इतने साल रिलेशनशिप चला, शादी चली, लेह लद्दाख के ट्रिप पे जा रहे थे, तब तक नहीं कुछ बुरा था। एक्सीडेंट हो गया तो अमन मणि बुरे हो गए। चलिए, सीमा सिंह यानी सारा सिंह जी की मां ने ही आप पर केस दर्ज करवाया था और आप इस बातचीत में एक दो बार कह चुके हैं कि क्या समस्या थी, उन्होंने खुद पोस्टमार्टम क्यों नहीं करवा लिया, दोबारा तिबारा क्यों नहीं करवा लिया जबकि बॉडी उनके पास थी। और आप पर, आपके हिसाब से क्या लगता है कि आप पर आरोप क्यों लगाए गए? ये मैं सवाल जानना चाहता हूँ। आप पर एस के रघुवंशी ने क्यों इस जांच को एक अलग दृष्टि से खोला? आप पर आरोप क्यों लगाए सीमा सिंह जी ने? बाद में एक आरोप ये भी लगा कि आपने सारा जी की बहन को आपके समर्थकों के कहने पे, आपके कहने पे आपके समर्थकों ने, सारा सिंह की बहन नीति सिंह नाम है शायद उनका, नीति मिश्रा, तो उनको उनकी भी अंतर्जातीय शादी हुई। उनकी उनको कोर्ट में धमकाया, कोर्ट परिसर में धक्का मुक्की उनके साथ, वो एक अलग एफआईआर दर्ज होती है। नहीं, ठीक है, हाँ एकदम बताइए, एकदम मैं पूरी बात सुनूंगा आपसे। तो मतलब पॉइंट ऑफ कंस्पिरेसी क्या है आपके हिसाब से? कौन है विरोधी, कौन है किसके खिलाफ मामला दर्ज होता है? जैसे हमने आपसे कहा कि हमारे पॉलिटिकल एनिमीज हैं, हमारे पॉलिटिकल एनिमीज हैं जो मैनिपुलेट कर लेते हैं चीज़ों को। आप कहीं बिना नाम लिए कौशल किशोर जी की तरफ से या मुन्ना सिंह जी की तरफ से इशारा तो नहीं कर रहे हैं? ही इज़ गुड फॉर नथिंग। मैं ऐसे मतलब एक अनपढ़ जाहिल बीमार की बात मैं नहीं करना चाहूँगा। आई नो कि उसका मेंटल लेवल क्या है, उसका मेंटल स्टेटस क्या है। आई नो हिम। वो मैक्सिमम जो वो करता है वो आर्थिक मदद करता है, लेकिन मैनिपुलेट नहीं कर सकता वो। ही डज नॉट हैज़ दैट ब्रेन। कौन है आपका पॉलिटिकल राइवल? अब ये हमें क्या, ये सबको पता है कि कौन है। ये तो हमने विधानसभा में क्वेश्चन किया था, हमसे विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूछा, हमने कहा क्या आप हमें सुरक्षा उपलब्ध कराएंगे? नहीं तो महाराज जी इस सदन के बाहर मेरी जाने पे हत्या हो सकती है, ये भी तो मैंने ही कहा था। पाएंगे आप? नाम अब बार बार एक ही नाम को कितनी बार लेने से कोई फायदा तो होना नहीं है। मैं एक ही नाम को लेने से कोई फायदा नहीं होना है। आप विधानसभा की कार्रवाई देख लीजिए। चलिए ठीक है, आप आगे चलते हैं। आप मतलब आप बताएं हाँ। कि किसने किसके कहने पे? तो उनको मैनिपुलेट कर लिया, वो इजीली मैनिपुलेट हो गई और वो बोलने लगी। उनको समझा ले गए लोग कि अमन अच्छे आदमी नहीं है, या अमन ने मर्डर किया, या अमन ऐसे हैं उनके। वे बात समझ में आ गई बाद में जब, और हर तरीके की हेल्प उनकी होने लगी तो उनको वो लोग अच्छे लगने लगे, उनकी बातों में सत्यता लगने लगी। ये बता दीजिए कैसी हेल्प होने लगी, यही तो बता दीजिए। अब हेल्प हर तरीके की है। मैं पूछना चाहता हूँ कि, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो मधुमिता जी की बहन है, वो जिस गाड़ी से चलती हैं वो महाराजगंज का नंबर है रजिस्टर्ड। वो आप पता कर लीजिए वो गाड़ी किसके नाम से रजिस्टर्ड है, आपको पता चल जाएगा सब चीज़ की आखिर कहाँ से हेल्प हो रही है, किस तरीके की हेल्प हो रही है। जब गाड़ी तक हमारा विरोधी खरीद के चलने के लिए दे सकता है तो हर तरीके की हेल्प है। सारा सिंह जी के परिवार को वही विरोधी हेल्प कर रहा है? हाँ, वो एक ही हैं। वो एक सामूहिक, जब टॉपिक अमनमणि या अमरमणि त्रिपाठी का परिवार हो जाता है तो वो सारे एक हो जाते हैं। दे नो कि उसमें मुझे क्या करना है, उसमें से तुम्हें क्या करना है। मैनिपुलेशन का काम किसका है, पैसा देने का काम किसका है, अरेंजमेंट करने का काम किसका है, वो डिवाइडेड है उन लोगों के आपस में। आपसी अंडरस्टैंडिंग है हमारे राइवल्स की। और यही कारण है कि सारा सिंह जी की मां के कहने पर अखिलेश यादव ने आपका 2017 में टिकट काट दिया था। अब मैं ये जानता नहीं कि अखिलेश यादव जी ने क्यों मेरा टिकट काट दिया। मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि सीमा सिंह के कहने पे, भाई अखिलेश यादव जी चीफ मिनिस्टर थे, अखिलेश यादव जी को हर चीज़ की गंभीरता का एहसास है।
और किसी ऐसे लेडी के कहने पे तो नहीं काटे होंगे। वो आपसी झगड़ा था चाचा भतीजे का, जिसमें चाचा ने हमें घोषित किया और भतीजे ने टिकट काट दिया। अच्छा, लेकिन ये भी कहा जाता है, अगर आप ये बात कर रहे हैं, लेकिन ये भी बात होती है कि 17 वाला समय वो समय था समाजवादी पार्टी में, जब समाजवादी पार्टी में एक अलग घर में अलग झगड़ा चल रहा था, उसी झगड़े का शिकार मैं हो गया। कि शिवपाल यादव से करीबी थी आपकी। वो करीबी क्या, बिल्कुल हमारे वो गार्जियन की तरीके से है। और वो हमारे चाचा हैं, उन्होंने हमारी हर वक्त बुरे समय से लेके अच्छे समय हर जगह मेरी मदद की है, मेरे मान और सम्मान को बढ़ाने का काम किया। मैं उनके साथ क्यों नहीं रहूँगा? वो नेता है। एक व्यक्ति को मैं अगर नेता हूँ, मैं किसी जगह को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो एक पब्लिक को हमसे क्या उम्मीद होगी? यही होगी कि अगर कभी दुख सुख हमारे ऊपर पड़े तो हमारे साथ वो खड़े रहें। और मैंने देखा है कि शिवपाल यादव जी हर जगह मेरे साथ खड़े रहते हैं, किसी और दुख और किसी भी सुख में। तो मैं क्यों ना उनको नेता मानूं, क्यों ना एक अच्छा इंसान मानूं? मैंने ये नहीं कहा कि मेरी अखिलेश यादव जी से अदावत है, लेकिन अब किसी को ये लगे या हमारे पॉलिटिकल राइवल्स इस बात को समझाने में सक्षम हो गए अखिलेश यादव जी को कि चाचा और भतीजे के झगड़े में और अमन जो है उस टीम के हैं, या जो भी बात हुई हो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे जो लगता है वो जो आपसी झगड़ा था उसी को लेकर के टिकट कटा। और फिर आप निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, और जिसका मैंने इस इंटरव्यू की शुरुआत में जिक्र किया कि बड़ा नायाब सा चुनाव प्रचार होता है। आप एक दूसरे मामले में जेल में बंद रहते हैं, और अलंकृता और तनुश्री, अलंकृता लंदन से पढ़ी हुई हैं, नहीं अच्छा, और दिल्ली फैशन डिज़ाइनिंग को कोर्स, अलंकृता ने किया, अभी उसने मास्टर्स किया है लंदन से। अच्छा, उन्होंने मास्टर्स किया। और दोनों लास्ट इंटरव्यू लल्लन टॉप ने लिया था, तो शी वाज ग्रेजुएट, नाउ शी इज अ पोस्ट ग्रेजुएट। शी हैज डन की बात कर रहे ग्रेजुएशन, शी हैज डन हर पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम लंदन। तो दोनों चुनाव प्रचार करती हैं दोनों बहनें, और वो मतलब कहा जाता है कि दोनों बहनें अपने भाई के समर्थन में महाराजगंज नौतनवा की गलियों में रो रो कर एकदम प्रचार करती हैं, और एक बेहद करुण पॉलिटिकल कैंपेन दिखाई देता है, और जिसका लाभ आपको मिलता है, और आप कौशल किशोर जी को हराते हैं। क्या बता? रो रो के नहीं, ये कहना गलत होगा कि रो रो के प्रचार करें। देखिए, किसी के माँ बाप ऑलरेडी जेल में बंद हो, राजनीतिक षड्यंत्र, भाई हमसे ज़्यादा हमारी फैमिली को नहीं ना कोई कुछ कहे हमारी फैमिली के बारे में। मैं जान रहा हूँ ना मेरे फादर क्या है, आई नो हिम कि वो क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, कोई जानता हो या ना जानता हो। मेरी बहनें जानती हैं कि अमन, व्हाट इज़ अमन केपेबल ऑफ डूइंग एंड व्हाट इज़ अमन केपेबल ऑफ नॉट डूइंग। कोई जानता हो ना जानता हो, हमारी बहनें जानती हैं। जब वो देख रही हैं मुझे कि मुझे ज़बरदस्ती जेल भेज दिया गया है, तो अपनी बात तो कोई भी रखेगा, और हमारी बातों को बड़ी मजबूती से हमारी दोनों बहनों ने रखा, और अपनी बात को रख करके जनता को इस बात का भरोसा दिलाया, और जनता को इस बात का भरोसा आज भी है कि अमनमणि त्रिपाठी और अमरमणि त्रिपाठी जी के अलावा नौतनवा विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए किसी ने कुछ किया नहीं है। जो किया हमारे फैमिली ने किया। मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूँ कि पिछले 5 वर्षों में शायद ही कोई ग्राम सभा ऐसी बाकी रह गई होगी जहाँ हमने कोई ना कोई विकास कार्य न किए हों। कोई ग्राम सभा ऐसी बाकी रह गई होगी जिसके अंतिम व्यक्ति के दुख और सुख में अमनमणि त्रिपाठी न पहुँचे हों। तो हम ही वो करते हैं। ये बात हमारी बहनों ने जनता को बताई कि देखिए, हम ही ने जो किया है आपके लिए किया है, आपके सामने, आप खुद उसके गवाह हैं। आज हमारे परिवार विपत और आफत में है, तो आपके मदद की आवश्यकता है, आप मदद करिए। जनता ने मदद की। फिर बीच में खबर उड़ते हुए आती है कि आप भाजपा से जुड़ना चाह रहे हैं, ये खबर सुनाई देती है। कहाँ फंस गई गाड़ी, क्या हुआ था, कितनी सच्चाई है भाजपा से हम जुड़ना चाह रहे होते तो आज भाजपा में होते। भाजपा ऐसा नहीं है। हमारा महाराज जी से आज भी संबंध है, और महाराज जी, मैं जब छोटा बच्चा था इसी घर में रहता था, तो भी हमारे घर कोई फंक्शन होता था तो महाराज जी आते थे। चाहे बड़े महाराज जी हों चाहे छोटे महाराज जी हों, दोनों हमारे घर आते थे और हर फंक्शन में सम्मिलित हुए। तो एक पारिवारिक रिश्ता है, पारिवारिक संबंध है। और आप पिताजी की बात अब हो रही है, तो अब सॉरी, पिताजी के समय भी योगी जी आते थे। कोई बात नहीं, खेलने दीजिए। पिताजी के समय भी योगी जी आते थे, बड़े महाराज भी यानी अवैधनाथ जी भी आते रहे हैं आपके यहाँ। 2020 की घटना है, आप योगी जी के पिताजी का श्राद्ध करने के लिए, श्राद्ध पूजन के लिए जा रहे थे उनके घर। मैं उनके घर जा रहा था। जैसे
हमारे बाबा का, चमोली बॉर्डर पे आपको मैं रोका मैं आपको वही बता रहा हूँ, मैं हमारे बाबा का देहांत हुआ तो काम में जो भी तेरवी होती है, जो भी रिचुअल्स होते हैं, उसमें महाराज जी खुद आए थे। महाराज जी के फादर का, तो ये हमारे यहाँ एक रीति रिवाज है पूर्वांचल का कि आपके यहाँ न्योता में जो भी आता है, चाहे वो शादी का न्योता हो, चाहे वो मरनी का न्योता हो, तो आपको भी उनके घर न्योते में जाना चाहिए। ये एक सामाजिक बात है, हम सामाजिक व्यक्ति हैं। तो हम गए महाराज जी के यहाँ कार्यक्रम में, हमने वहाँ जा कर के अपर मुख्य सचिव साहब से परमिशन मांगी कि चूंकि मैं चमोली के पास हूँ, तो क्या मुझे बद्रीनाथ और केदारनाथ दर्शन करने को मिल सकता है क्या? अगर आपकी परमिशन हो तो मैं चला जाऊँ। तो सरकार से मुझे परमिशन मिली कि हाँ आप चले जाइए। मेरे पास था बकायदे, मैं जा रहा था। मेरे ये नहीं समझ में आता है कि दर्शन करना गुनाह क्या है, दर्शन करने में गुनाह क्या है। अगर हम बद्रीनाथ या केदारनाथ या कोई व्यक्ति बद्रीनाथ केदारनाथ दर्शन करना चाहे और विद द परमिशन अगर दर्शन कर रहा है, तो इसमें बुराई क्या है? फिर आप 9 लोगों के परमिशन पे आप 11 लोग गए थे और आपको कहा गया, तो मतलब ये भी कहा जाता है उस पूरी घटना में कई सारी खबरें आती हैं कि सर 9 लोग और 11 लोग में एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा। 9 लोग, हम वो लोग थे 9 जो दर्शन करने जा रहे थे। 11 दो मेरे गनर थे। मैंने बोला कि 2 गनर भी हैं, तो ये हुआ कि गनर तो सोमोटो आपके में एडेड होंगे। जब आपको उतनी सुरक्षा मिली है तो 2 गनर आपके हैं। एमएलए को गनर मिलता है तो आपको भी जानकारी होगी। तो गनर मिलता है तो गनर का नाम क्यों लिखाएंगे आप? गनर का नाम मत लिखाइए। तो हमने नहीं लिखाया। तो फिर रोका गया और आपको वापस उत्तराखंड यूपी बॉर्डर पे लाकर छोड़ दिया गया, आपके पूरे काफिले को। और योगी आदित्यनाथ जी के परिवार की तरफ से बयान आया कि आप क्यों इतनी जहमत उठा रहे हैं, मतलब ये जो उनके भाई ने कहा था पिताजी के लिए आप इतनी जहमत क्यों उठा रहे हैं। और फिर ये कहा गया, ये खबरें चली कि आपकी बीजेपी से जुड़ने की जो कवायद है उसमें ये घटना ताबूत में आखिरी कील की तरह हो गया। इसके बाद बीजेपी से जुड़ने का शायद नहीं, ऐसा वो जो जुगत थी वो शायद फेल हुई। ऐसा- क्या ऐसा- कहना है ऐसा आपका? बिल्कुल नहीं मेरा मानना है। और महाराज जी से मैं वहाँ से आया तो भी मैं महाराज जी से मिलने गया और मैंने कहा महाराज जी मैं गया था, ऐसी सी बात हुई क्या? नहीं नहीं, मैंने देखा है, मैंने जाना है। तो ऐसा नहीं था कि महाराज जी उस बात से मुझसे कोई नाराज़ थे या महाराज जी के दिल में किसी बात का संतोष था, ऐसी कोई बात नहीं थी। बस हम मिले और महाराज जी ने गार्जियन की तरीके से अपनी बात रखी और कहा कि आप देख रहे हैं कि आप, भैया भैया परेशान मत होइए, कोई डिस्टरबेंस नहीं कर रहा है कुत्ता, आराम से खेल रहा है वो। हाँ तो महाराज जी से मैंने कहा, उन्होंने कहा कि आप देख रहे हैं आपका परिवार इतने संकट में है, आप क्यों गए? तो हमने बताया भी महाराज जी ये देखिए परमिशन हमारे पास थी। कहे चलिए आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि आपके पीछे, आपके परिवार के पीछे मीडिया कैसे लगा हुआ है, आपको इन सब चीज़ों में सावधानी जी ने कहा आपसे। हाँ, सावधानी बरतनी चाहिए। हमने सावधानी बरती। मैंने कहा ठीक है महाराज जी, अगर आपको लगता है मुझसे कोई गलती हुई है तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। कहने गलती कोई बात ही नहीं, ये बात थी। चलिए फिर अब ये भी बात हो गई। चलिए अब आप तिवारी हाता में आशीर्वाद लेने गए कि नहीं? क्योंकि पिताजी तो हरिशंकर तिवारी जी के को आशीर्वाद मिला हुआ है पिताजी को। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने अभी पॉलिटिकल राइवल्स का नाम लिया, फिर मैंने आपसे कहा कि आप विधानसभा की वो कार्रवाई उठा के देखिए, नहीं तो न्यूज़पेपर देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा पॉलिटिकल राइवल्स कौन है। मैंने ये सवाल यूं ही नहीं उठाया है और मैं 2 दिनों पहले तिवारी हाता से होकर आ रहा हूँ। मैंने विनय शंकर जी का इंटरव्यू भी किया है, एक लंबा इंटरव्यू है, वो भी 45-50 मिनट का शायद होगा। तो उन्होंने तो बताया कि अमरमणि जी आते रहते थे यहाँ पे। आपके बारे में पूछा तो कहा कि अरे वो तो बच्चे थे, बहुत छोटे थे। और आप कह रहे हैं हमने तो कभी अपने पिताजी को चाहे बचपन में चाहे आज तक जाते नहीं देखा है। और हमने जब भी देखा तो ये देखा कि अदावत रही है। हमने जब भी देखा यही देखा कि जो महिलाओं की मदद होती रही वो कहाँ से होती रही है भी हमें पता है। पिताजी को साल 2002 में या 1 में कैबिनेट से, बीजेपी कैबिनेट से हटा दिया गया था ना? 2001 में। एक कोई व्यापारी था, मधेसिया करके नाम था, राम प्रसाद मधेसिया, तो जिनके बेटे का अपहरण हुआ था और शायद आपके घर में से ही उनके बेटे की बरामदगी। ये बात होती है हमारे घर में से। हमारा घर ये है, यहाँ वो मिला नहीं। हमारा घर लखनऊ में, वहाँ वो मिला नहीं। कैंट के किसी के घर में मिला जहाँ पे ये कह दिया गया कि अमरमणि त्रिपाठी घर है। ना वो घर का कागज़ मेरे नाम है, ना वहाँ
चीज़ मेरे नाम से है। अब मैं ये बगल वाले घर को दिखा के कहूँ कि यहाँ से कोई मिल गया, ये अमरमणि त्रिपाठी घर है, तो हम कैसे मान लेंगे? मम्मी पापा दोनों लोग जेल में हैं और का स्वास्थ्य थोड़ा सा ऊंचा नीचा बना रहता है, अस्पताल में है। खबरें चल रही हैं कि खबरें क्या मतलब, ये खबरें तो नहीं है लेकिन सुगबुगाहट सी रहती है, लोग चर्चा में बार बार कहते हैं। महाराजगंज हम लोग होकर भी आ गए हैं, कल महाराजगंज में ही थे हम लोग, तो वो लोग कहते हैं कि स्वास्थ्य लाभ तो बहाना है, जेल न जाने के लिए, जेल में वापस न जाने के लिए दोनों लोग अभी अस्पताल में ही हैं और वहीं पे अभी भी उनकी जनसभा लगती है, वहीं पे सुनवा लोगों से मिलते जुलते हैं, अस्पताल में ही हैं। मतलब एक तो ये सवाल ना इसलिए भी ज़रूरी होता है, मैं भी पूर्वांचल में, बनारस का रहने वाला हूँ मैं, आप भी पूर्वांचल से ही है, और ख़ासकर यूपी की राजनीति में आपको ये दिखता ही है कि लोग इस तरह से मैनूवर करते रहे हैं। अब आपके पिताजी मैनूवर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ये आप बताएंगे, मेरा तो मैंने सुना, वो मैंने पूछ लिया आपसे। नहीं, बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर बिना इलाज के तो रखेगा नहीं, कुछ ना कुछ इलाज ज़रूर करेगा। उनकी बीएसटी है, अगर वो हॉस्पिटल में है तो उनकी दोनों को अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स है। हमारी मदर तो इस समय बेड पर से उठ भी नहीं सकती। वहाँ 2 नर्स हैं जो उनको वॉशरूम ले जाती है। हमारे फादर की भी ऊपर नीचे यही स्थिति है, चल पाने में असमर्थ हैं, दैनिक क्रिया कर पाने में असमर्थ हैं। तो अब जैसे आपने कहा कि मैं महाराजगंज से आ रहा हूँ, तो महाराजगंज में ज़रूर कोई ना कोई पॉलिटिकल राइवल होगा या ऐसा व्यक्ति होगा जिसकी हमारी विचारधारा एक साथ नहीं मिलती होंगी, तो ये बात कहेंगे ही कहेंगे और उनके पास कहने को कुछ है नहीं, और वो कह क्या सकते हैं। बातचीत थोड़ी देर पहले आपने बताया था कि एक केस से आप सितंबर 2021 में बरी हुए हैं, वो ऋषि पांडे ठेकेदार था गोरखपुर का, जिसको लखनऊ से कथित तौर पर अगवा किया गया था और उन्होंने आप पर और आपके सहयोगियों पर आरोप लगाए थे। मतलब अब बरी तो हो गए हैं, लेकिन कहना क्या है इसमें, कुछ तो बात करिए। मैं कह तो रहा हूँ आपसे कि वही राइवलरी ही। मैं आपको बताऊं कि 2014 में अखिलेश यादव जी ने टिकट दिया अखिलेश सिंह जी को और हमसे कहा कि आप प्रचार करिए। हमने कहा भैया इन्होंने कोई कोर कसर बाकी नहीं लगाया है मुझे जेल में रखने में और हमारा विरोध करने में, इनका प्रचार हमसे मत करवाइए। दूसरी बात कि हमारा इनसे नहीं, हमसे इनका प्रचार हो पाएगा, हम इनका प्रचार अब नहीं, हम हो सकता है ठीक है हम दोनों एक दल में हों, लेकिन हम प्रचार इनका नहीं कर पाएंगे, हम अपना काम करेंगे, आप हमें कहीं और ड्यूटी दे दीजिए। मुलायम सिंह जी ने हमें बुलाया, हमें सिद्धार्थनगर, गोंडा, मैनपुरी 3 जगह का प्रभारी बना के कहा कि आप जाइए वहाँ प्रचार करिए। चुनाव प्रचार जब ख़त्म हो गया तो हम लोग आए, एक सम्मेलन किया गया, समाजवादी पार्टी द्वारा आयोजित किया गया कि भाई आखिर हम लोग 5 ही सीट जीते थे उस समय, समाजवादी पार्टी 5 ही सीट जीती थी, तो हार पर चर्चा की आखिर क्यों हुई। उसमें हथियारबंद गुंडे आए थे जो इलेक्शन में हमें नहीं हरा सकते, जो अन्य किसी चरणों में नहीं हरा सकते, तो वो ऐसे ही जर जुगाड़ लगाते हैं कि कहीं इनके ऊपर मुकदमा लिख जाए, कहीं इनके ऊपर कुछ हो जाए। वहाँ गोली चलाई गई, हमने मुकदमा भी लिखाया कि फलाने ने मेरे ऊपर गोली चलाई, उसमें सब लोग मुलजिम हुए। उन्होंने भी एक मुकदमा हमारे ऊपर लिखा है जिसमें मैं बरी हो गया। उन्होंने भी एक SC/ST हरिजन उत्पीड़न का मुकदमा हमारे ऊपर लिखा है महाराजगंज में, वो भी मैं बरी हो गया। तो यही मुकदमा उन्होंने लखनऊ भेज के लिखाया। लखनऊ राजधानी है और लखनऊ में चीज़ें संवेदनशील रहती हैं, लखनऊ में आई कैची रहता है, मीडिया इजीली अवेलेबल हो जाती है, तो वो लखनऊ में एक अपने ही आदमी को भेज करके उन्होंने मुकदमा लिखा दिया। जब कोर्ट ने इसका फाइनल डिसीजन दिया तो कहा कि अमरमणि त्रिपाठी के पास के खिलाफ कोई साक्ष्य और सबूत नहीं है, और ऐसा प्रतीत होता है कि इसको राजनीतिक, चूंकि ये लोग पॉलिटिकल हैं तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड ये एक मुकदमा लगता है। ये जज साहब ने अपने डिसीजन में लिखा है। सपा में वापस आने की कितनी संभावना है? सपा में वापस आने की संभावनाएं, ये तो अखिलेश यादव जी के ऊपर है। नहीं तो अखिलेश यादव जी, उनकी पार्टी, उनको तय करना है कि वो किसको लेंगे। कुछ नेता ज्वाइन कर रहे हैं गोरखपुर से? हाँ, कुछ नेता ज्वाइन कर रहे हैं, तो मैंने देखा है ऐसे नेताएं जिस भी दल में जाते उस दल की सरकार नहीं कभी बनती है।
अब देख लीजिए 2007 में भी ये लोग दल में थे, सरकार बीएसपी की बन गई, ये लोग बीएसपी में चले गए, बीएसपी की सरकार नहीं रह गई, भाजपा की सरकार आई, 5 साल पूरी कवायद की, पूरा प्रयास किया कि भाजपा में चले जाए, भाजपा में नहीं लिया, मजबूरी में सपा में जा रहे हैं, चुनाव के समय पे जा रहे हैं कि सरकार बनेगी, उद्देश्य तो सरकार का लाभ लेना है ऐसे नेताओं का। और चर्चा ये है कि बसपा के संपर्क में भी बने हुए हैं वो नेताजी लोग, आप लोग। आप नहीं बसपा क्या, हम नेता हैं, हम हर दल के संपर्क में रहेंगे, और हर, मैं तो कह ही रहा हूँ कि हर दल हमसे संपर्क कर रहा है कि आप हमारे दल से चुनाव लड़ लीजिए, हर दल में हर दल इंक्लूडेड है, हमसे संपर्क कर रहा है कि आप हमारे दल से चुनाव लड़ लीजिए। अब ये जनता को तय करना है कि उनका नेता किस दल से लड़ेगा। अब मैंने कहा कि नौतनवा विधानसभा के लिए मैं नेता नहीं हूँ, मैं उनका प्रतिनिधि, उनका लड़का हूँ, उनका भाई हूँ, वो क्या राय देते हैं। आपका प्रेफरेंस जनता राय दे दे, जो सबसे बढ़िया राय आएगी, जो सबका, जिस पे जो सर्वमान्य तरीके से सेफ आंसर होता है। नहीं, बहुत बहुत सर्वमान्य तरीके से जनता बताएगी। देखिए हम एक पब्लिक फिगर हैं, हम ये प्रयास करेंगे कि जनता का मैक्सिमम लाभ हो, तो जनता ये तय करके बताए कि जनता को किसका कार्यकाल अच्छा लगा, उनके साथ रहने में जनता को क्या लाभ हो सकता है। हम किसी दल को ज्वाइन करें, उससे जनता को ही तो लाभ होना है। हम तो यही प्रयास करेंगे कि मैक्सिमम डेवलपमेंट नौतनवा में हो, हम तो यही प्रयास करेंगे कि नौतनवा में किसी को किसी प्रकार की परेशानी ना करे, कोई किसी प्रकार का घूस न ले, किसी प्रकार का पुलिसिया उत्पीड़न ना हो, किसी प्रकार का थाना तहसील से उत्पीड़न ना हो। नेता का तो यही काम होता है, यही वो चाहता है। तो जनता जिसको कहेगी ये फेवरेबल है और ये ऐसा दल है जिसने जनता का नुकसान नहीं किया, वो दल हमारा है। चलिए, तो ये बातचीत थी हमारी अमन मणि त्रिपाठी जी के साथ, नौतनवा से निर्दलीय विधायक। सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं, सारे लोग अप्रोच कर रहे हैं, जनता का फैसला कोट एंड अनकोट, उसके आधार पे अमन मणि चुनाव करेंगे कि किस पार्टी में जाना है। आप ये बातचीत ललन टॉप यूपी पे देख रहे थे, हमारे साथ थे जेरी और हमारे साथी आयुष। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी राय और अपने सवाल, अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा कि क्या देखना सुनना पसंद आया और क्या और हो सकता था। थैंक यू।